पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। मैं अपने होटल के कमरे में बैठा चाय पी रहा था। प्याली भरकर मैंने जूं ही थर्मस नीचे रखा, छन्नाके की आवाज से खिड़की का शीशा टूटा। मैंने बरकी कौंदे की तरह पांव के पंजे पर जोर देते हुए खुद को पीछे धकेला और कुर्सी को साथ लिए दूसरी जानिब गिर गया। मगर मेरी कोशिश रायगां गई, क्योंकि गोली चाय की प्याली पर चलाई गई थी और हस्बे साबिक गोली ने हदफ ढूंढने में कोई गलती नहीं की थी। मैं उठकर दरवाजे तक नहीं जा सकता था कि अब खिड़की के सामने से गुजरना मुमकिन न था। अलबत्ता रेंग कर मैं कमरे से निकल सकता था, लेकिन उस वक्त मसला कमरे से निकलने का नहीं था। मेरा दिमाग इस सोच में गुम था कि आखिर उसने मुझे ढूंढा कैसे। अगर मेरा ताक़ुब करके उन्हें ये कामयाबी मिली थी तो सवाल ये पैदा होता था कि मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। एक इम्कानी सोच दिमाग में उभरी, शायद अब उन्होंने होटल को घेरे में ले लिया हो। उसी दम याद आया कि उनका मोबाइल फोन अब तक मेरे पास था। गुमान गुजरा कि मुझे उसी मोबाइल के जरिए तलाश किया गया था। तभी अपनी हिमाकत पर गुस्सा आया। मुझे दुश्मन की कोई चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए थी। वो उसमें भी कोई ऐसा आला आसानी से लगा सकते थे जो मेरी जगह की निशानदही कर सकता, बल्कि यकीन था कि वो ऐसा कर चुके थे। मैं कालीन पर रेंग कर खिड़की के करीब हुआ और लेटे लेटे ही पर्दे को बराबर कर दिया। अब कमरा उनकी नजरों से महफूज था। हिफाजती तदबीर पर अमल करते ही मैं अलमारी के नजदीक पहुंचा और दरवाजा खोलकर SR1 का बैग बाहर निकाल लिया। मोबाइल फोन भी बैग के अंदर ही रखा था। उसे नीचे फेंक कर मैंने जल्दी से बूट पहने, बैग को कंधों में डाला और जाने के लिए तैयार हो गया। मोहतात अंदाज में दरवाजा खोलकर बाहर झांका और अगले ही लम्हे मैं राहदारी में था। अकबी जानिब रास्ता मौजूद था, लेकिन मैंने सामने से जाना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि मेरे मुखालिफ कम से कम 2 स्नाइपर तो जरूर थे, ज्यादा भी हो सकते थे। मगर गुज़श्ता रोज मुझ पर 2 मुख्तलिफ मकामात से एक एक गोली चलाई गई थी, इसलिए उनकी तादाद 2 से कम हरगिज नहीं हो सकती थी। एक इम्कान ये भी था कि दोनों मकामात से फायर करने वाला स्नाइपर एक ही होता कि एक मकाम से मुझे निशाना बनाकर वो भागकर दूसरे मकाम तक पहुंचा हो और वहां से दूसरा फायर किया हो। यूं मैं ज्यादा रोब में आ सकता था। मगर जिन 2 मकामात से फायर हुआ था उनके माबैन फासला देख कर लगता था कि ऐसा होना करीबन नामुमकिन था। बहरहाल 2 स्नाइपर होने की सूरत में एक स्नाइपर तो जुनूबी जानिब मौजूद हो सकता था और दूसरे के लिए सबसे बेहतरीन जगह वो हो सकती थी जहां से मैं भागने की कोशिश करता। भागने के लिए सबसे बेहतरीन अकबी रास्ता था और जिस तरह मुझे ये बात मालूम थी, बिल्कुल वैसे ही मुखालिफ स्नाइपर भी इसका अंदाजा लगा सकते थे और उसके बाद उनकी सारी तवज्जो अकबी रास्ते पर ही मबजूल होना थी और मुझे ऐसे रास्ते की जरूरत थी जहां से मैं स्नाइपरों का शिकार बनने से बच जाता। मैं मोहतात अंदाज में चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक कमरे का दरवाजा खोलकर एक औरत बाहर निकली। काली जीन्स, बमुश्किल रानों को छूता हुआ सफेद कढ़ाई किया हुआ काला कुर्ता और चमड़े की जैकेट जिसकी रसाई कमर तक ही हो पाई थी। सर पर गर्म टोपी पहनी थी जिसने माथे को ढांप लिया था। टोपी के नीचे से झलकने वाले काले घुंघराले बाल कंधों को छू रहे थे। मुझ पर सरसरी नजर डालकर वो आगे बढ़ गई थी। यहाँ एकदम फैसला करते हुए उसे आवाज दे दी, बात सुने। गर्दन मोड़ते हुए उसने हैरानी भरी सवालिया नजरों से मुझे घूरा। मैं बराह रास्त मुद्दे पर आया, कहा एक छोटी सी सहूलत चाहिए थी। चेहरे पर इंकबाज लिए उसने बेअतनाई से कहा, बोलें। मैंने जल्दी से कहा, मैं मुंबई से फकत बाड़मेर देखने आया हूँ, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के रास्तों से बिल्कुल अनजान हूँ। बराह मेहरबानी आप मेरी रहनुमाई कर सकती हैं, मैं अच्छा मुआवजा दे सकता हूँ। उसके लबों पर मध्यम तबस्सुम उभरा। बोली, मैं टूरिस्ट गाइड नहीं हूँ। मैंने कहा, जानता हूँ, इसीलिए तो बराह मेहरबानी कहा है। वो बोली, सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि अपनी कार में आपको एक मर्तबा लिफ्ट दे दूं, वो भी अगर आप उसी तरफ जा रहे हों जिधर मैंने जाना है। मैंने मफलर चेहरे के गिर्द लपेटते हुए खुश दिली से सर हिला दिया, कहा इतना ही काफी है। उसने कदरे अचंबे से कहा, पूछा नहीं मैं कहाँ जाऊंगी।
मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं है, मेरे लिए तो मुकम्मल इलाका ही अनजान है, आपकी मैयत में एक सड़क की सैर ही ज़रूरत से ज़्यादा है। उसने मुस्कुराते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, बोली उर्मिला। उसका हाथ थाम कर मैंने अपना नाम दोहराया, आकाश, और उसका हाथ गिरफ्त में रखते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो हंसी, बोली ये हाथ सिर्फ तारुफी मुसाफे के लिए दिया था। उसका हाथ छोड़ते हुए मैं जल्दी से बोला, ओहो माजरत, खुशफहमियां भी इंसान को शर्मिंदा करवा देती हैं। वो मानी खेज अंदाज में बोली, काफ़ी तेज़ रफ्तार दिख रहे हो। मैं मस्किनत से बोला, तेज़ रफ्तार होता तो अकेला नजर आ रहा होता। वो खिलखिलाकर हंसी, बोली मुझ पर ये हरबे कारगर नहीं होंगे। मैंने अफसुर्दगी से कहा, मुझ जैसे अनाड़ी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इस दौरान हम होटल के हॉल में निकल आए थे। मैं उसके साथ मुमकिन हद तक जुड़ कर चल रहा था। बज़ाहिर उसकी तरफ मुतवज्जे था, मगर नजरें पूरे हॉल का जायजा ले रही थीं। मगर कोई मशकूक शख्स नजर न आया। पार्किंग होटल की असल इमारत के बगल में बनी थी। वो नए मॉडल की सुर्ख रंग की कार की तरफ बढ़ गई। चाबी का बटन दबाते हुए उसने कार अनलॉक की और स्टीयरिंग सीट संभालते हुए मेरे लिए दरवाजा गैर मुकफ्फल कर दिया। मैंने नशिस्त संभाली और बैग पाँव में रख लिया। यकीनन उर्मिला मेरे लिए गैबी इमदाद साबित हुई थी। उसने कहा, बैग पीछे रखते हैं। मैंने मज़ाही अंदाज में कहा, इसमें कीमती सामान है, इसलिए यहीं बेहतर है। वो मानी खेज अंदाज में बोली, बड़े नाकदरे हो, कीमती चीज़ों को पाँव में रख रहे हो। मैंने तुर्की बतुर्की कहा, हमेशा इसे गोद में रखता हूँ, लेकिन अब सोचा है कि बेजान चीज़ की जगह तो पाँव में ही बनती है। उसने मुतरन्नम कह कहा बुलंद किया, बोली किसी जानदार चीज़ को देख कर तो ये ख्याल नहीं आया। मैं खफीफ हुआ, कहा अब इतना भी तेज़ नहीं हूँ मिस। वो बेबाकी से बोली, मैं अपना बुटीक चलाती हूँ, अभी एक मौजिज़ गाहक की शिकायत पर उसके पास गई थी। अलबत्ता आज रात को फारिग हूँ तो आप किस्मत आजमाई कर सकते हैं। मैंने सर खुजाते हुए मस्किनत से पूछा, सुबह सवेरे यहाँ पहुँची हैं या रात ही से इधर हैं? वो बेपरवाही से बोली, शायद ये इतना ज़रूरी सवाल नहीं है जिस पर वक्त ज़ाया किया जाए। मैंने धीरे से सर हिलाया, कहा अच्छा जवाब है। मुझे तिरछी नज़रों से घूरते हुए वो मौजू पर आई, बोली तो क्या सोचा? वो कार मोड़ कर बाजार में घुसी। मैं एकदम बोला, बस यहीं उतार दें। मुझे गुस्से से घूरते हुए उसने ब्रेक लगा दी। धन्यवाद मिस उर्मिला, ये कहकर मैं नीचे उतर गया। वो तैश भरे अंदाज में बोली, बदतमीज, और आगे बढ़ गई। यकीनन मुझ जैसे नाकदरे से उसे मायूसी हुई थी। मैंने बेसाख्ता उभरने वाले कहकहे को बमुश्किल रोका और दस्ती घड़ी पर वक्त देखने लगा। सुइयां 10 का हिंसा उबूर करती नजर आई थीं। मैं बस अड्डे की तरफ बढ़ गया। वहां से मुझे बाड़मीर के मज़ाफाती गांव उड़का जाना था। उसका फासला शहर से 15-20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं था। वहां उस शख्स को मिलना था जो मुझे सरहद पार करवा देता। अपने ऊपर होने वाले पै दर पै हमलों से मुझे अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ गया था। गो मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं था कि खुद साख्ता अना की खातिर दुश्मन स्नाइपरों से निपटता रहता। बिलाशुबा वो मेरे पीछे पड़े थे और मुझे नीचा दिखाने के लिए आंख मचोली खेल रहे थे। लेकिन मुझे जाती दुश्मनी की बिना पर वक्त का ज़िया कबूल नहीं था। किसी बेमकसद जंग का हिस्सा बनकर मुझे क्या मिलता? अगर वो समझते थे कि मुझसे अच्छे स्नाइपर हैं तो ये कोई ऐसा मामला नहीं था जिसका बुरा मनाया जाता या उसे चैलेंज करने की जरूरत पड़ती। भारत का हर सिपाही और एजेंसी का हर कारिंदा मेरा दुश्मन और खून का प्यासा था। तो क्या हर एक का खात्मा मेरी तरजीह होना चाहिए थी? बेशक ऐसा होना मुमकिन नहीं था। दुश्मन मुल्क से जान बचाकर निकल जाना मेरी फतह थी, और अगर मारा जाता तब भी कामयाब था कि यही एक मुसलमान का शेवा है। दीन की खातिर, अपने वतन की खातिर दुश्मन से लड़े और गाजी बनकर लौटे या शहीद होकर अमर हो जाए। बचपन से सुनते आए हैं कि आबे हयात का एक घूंट पीने वाला कभी नहीं मरता। अब आकर पता चला कि वो शहादत की मौत का घूंट होता है जो इंसान को हमेशा की जिंदगी बख्श देता है। बस अड्डे से मुझे उड़का के लिए वैगन मिल गई थी। अलबत्ता सवारियां पूरी होने में 8-पौन घंटा जरूर लगा। बाड़ामीर एक सहराई शहर है और ये आगे जाकर पाकिस्तान के सहराए थर से मिल जाता है। ये मुसलसल सहरा एक बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ जिंदगी निहायत ही मुश्किल और दुश्वार गुजार है। सहरा में मैं 1-2 मश्क कर चुका था, लेकिन किसी मिशन वगैरह से वास्ता नहीं पड़ा था। रेत में पैदल चलना कितना दुश्वार है इसका अंदाजा सहरा के बासी कर सकते हैं या वो जिन्हें सहरा से पाला पड़ चुका हो। सड़क बेहतरीन थी। उड़का तक वैगन ने 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगाए थे। उड़का में उतरने वाला मेरे अलावा एक और शख्स था। हुलिये से अंदाजा हुआ कि वो उड़का ही का बासी था। वैगन हमें उतार कर आगे बढ़ गई थी। उसने सरसरी निगाह मुझ पर डाली और आबादी की तरफ कदम बढ़ाए। मैंने जल्दी से कहा, भाई क्या आप महेश बाबू की रिहाइश तक मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? कदम रोकते हुए उसने गर्दन मोड़ी और मेरी जानिब रुख करते हुए गरबी जानिब हाथ का इशारा करते हुए कहा, आबादी से हटकर जो मकान नजर आ रहा है वो महेश बाबू का ही है। मैंने कहा, धन्यवाद। उसका शुक्रिया अदा करके मैं अकेले मकान की तरफ बढ़ गया जो आम किस्म की आबादी से करीबन फरलांग भर के फासले पर था। इमारत ने बहुत बड़े रकबे को घेरा हुआ था। वो फार्म नुमा इमारत थी जिसकी 4 दीवारी 1.5-2 फुट से ज्यादा ऊंची न थी।
चारदीवारी में हर चंद फुट के फासले पर सीमेंट के सुतून नस्ब थे, जिनके दरमियान मजबूत तारों का जाल लगा हुआ था। चारदीवारी के अंदर कतार में सायादार और फलदार दरख्त थे, जो सहरा में नखलिस्तान का नजारा पेश कर रहे थे। अलबत्ता दरख्तों की बुलंदी इतनी ज्यादा नहीं थी कि साए या फलों से इस्तेफादा किया जा सकता। यकीनन ये काश्त साल 1.5 साल की मेहनत का नतीजा थी। इमारत के दाखिली दरवाजे पर एक चौकीदार मौजूद था। दरवाजा भी लोहे की मजबूत सलाखों का बना हुआ था। साथ ही एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ था जो चौकीदार की रिहाइश का था। दरवाजे से अंदरूनी इमारत तक सीमेंट की पुख्ता रविश बनी थी। अंदरूनी इमारत के दाएं पहलू पर एक बरामदा नजर आ रहा था, जो शायद गिराज के तौर पर इस्तेमाल होता था। उस वक्त भी वहां 3 जीपें मौजूद थीं। बरामदे के सामने एक छोटा सा चबूतरा था जो बाकी जमीन से 2.5-3 फुट बुलंद था। चबूतरे के तरफ में फूलों की क्यारियां बनी थीं और क्यारियों के बीचों बीच सब्जाजार था। सब्जाजार पर कुर्सियां रखी हुई थीं, जिन पर चंद अफराद बैठे खुशगप्पियों में मशगूल थे। यह भी मुमकिन था कि किसी खास मौजू पर तबादला ख्याल कर रहे हों। मुझे देखते ही चौकीदार ने दरवाजे के करीब होकर इंकिशाफ किया। यहाँ आना मना है, किसी मुसाफिर को सैर करने की इजाजत नहीं दी जाती। यकीनन मेरे कंधों पर SR1 का बैग देखते हुए उसने मुझे कोई ऐसा मुसाफिर समझा था जो सैर सपाटे को वहां आया था। मैंने कहा, महेश बाबू से मुलाकात हो सकती है। उसने चौंकते हुए पूछा, क्या मुलाकात तय है? मैंने खुफिया कोड उगला। कहा, क्या हंगामी तौर पर मिलने वालों को भी मुलाकात का वक्त तय करना जरूरी है? वो बोला, बिल्कुल जरूरी है। अगर मुलाकात तय नहीं है तो तुम तशरीफ ले जा सकते हो। मैंने कहा, तब उसे मिलकर मुलाकात का वक्त भी तय कर लेता हूँ। वो बोला, पधारिए महाराज। पहचान के कोड मुकम्मल होते ही उसने दरवाजा खोलकर मुझे खुशामदीद कहा। मैंने कदम अंदर रखे, दरवाजा बंद करके वो मेरे साथ चल पड़ा। सब्जाजार में 5 अफराद बराजमान थे। हमें अपनी तरफ आता देखकर वो मुतवज्जे हो गए। करीब पहुंचने पर चौकीदार ने एक अधेड़ उम्र मगर जिस्मानी लिहाज से मजबूत शख्स को मुखातिब करते हुए कहा, बाबूजी, मेहमान ने खुफिया कलिमात दुरुस्त अदा किए हैं। महेश बाबू ने नशिस्त छोड़ते हुए चौकीदार को जाने का इशारा किया। ठीक है, तुम जा सकते हो। उसकी तकलीद में बाकी भी खड़े हो गए थे। तमाम की शक्लें चीख चीख कर ऐलान कर रही थीं कि वो कोई आम से देहाती नहीं थे। मैंने फर्दन तमाम से मुसाफा किया और महेश बाबू के इशारे पर नशिस्त संभाल ली। महेश बाबू बराह रास्त मतलब पर आया। बोला, तो तुम जाने के लिए तैयार होकर आए हो? मैंने उस बात में सर हिला दिया। उसने खुशखबरी सुनाई। बोला, ठीक है, आज रात ही निकलें। मैंने मुसरत का इजहार किया। कहा, ये तो अच्छी खबर है। वो हंसा। बोला, क्या तुम महीना भर आराम का इरादा लेकर आए थे? मैंने साफ गोई का दामन पकड़ा। बोला, नहीं, मगर ये अंदाजा भी नहीं था कि इतनी जल्दी काम हो जाएगा। उसका एक कारिंदा फख्र से बोला, महेश बाबू, मुलाकात का वक्त ही तब तय करता है जब काम तैयार होता है। तभी महेश को मेहमान नवाजी के तकाजे याद आए। बोला, ठंडा या गर्म, खाने से पहले चलेगा या बाद में? मैं बेतकल्लुफी से बोला, चाय पिला दें। वो अपने एक आदमी को मुखातिब हुआ, विक्रम, चाय का बता दो। वो सर हिलाते हुए अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। महेश बाबू ने मेरे बैग की तरफ इशारा किया। बोला, बस यही सामान होगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसने तहसीनामेज अंदाज में सर हिलाया। बोला, ये बेहतर है। मैंने कहा, किस वक्त निकलेंगे? उसने बताया, रात का खाना खाकर निकलेंगे। मैंने पसंदीदगी से सर हिला दिया। इसी दौरान विक्रम चाय का बताकर वापस आ गया था। विक्रम और महेश के अलावा वहाँ 3 अफराद और भी मौजूद थे, मगर किसी ने उनका तारुफ कराने की जहमत नहीं की थी। मैंने भी ज्यादा दिलचस्पी लेना मुनासिब न समझा कि उनका साथ आर्जी था। इंडिया की सरहद अबूर करवाने के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती। सरहद पार करवाने वाले गुरोहों की अक्सरियत स्मगलर पेशा होती है। वो अतराफ की सरहदों से सिर्फ आदमी ही पार नहीं कराते, मुख्तलिफ अशिया की भी तरसील करते हैं। अफराद को सरहद पार भेजने के उमूमन 2 तरीके होते हैं, यानी एक मुल्क की सरहद पार कराना या दोनों ममालिक की सरहद अबूर कराना। जराइम पेशा अफराद तो दोनों ममालिक की सरहद अबूर करने में दिलचस्पी लेते थे कि वो हर 2 ममालिक की सरकार से कोई ताल्लुक नहीं रखते। अलबत्ता जासूस वगैरह या ऐसे लोग जिन्हें बहालत मजबूरी सरहद अबूर करके अपने मुल्क जाना हो, उन्हें सिर्फ दुश्मन मुल्क की सरहद अबूर करने से दिलचस्पी होती है और वो मुआवजा भी सिर्फ एक सरहद को अबूर करने का अदा करते हैं। मैंने भी सिर्फ इंडिया की सरहद अबूर करना थी। इस बारे में पंडित दनेश राम मुझे तफसील से बता चुके थे। महेश बाबू के कारिंदे आपस में गपशप करने लगे। वो अपने एक साथी को छेड़ रहे थे जो किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार था। लड़की पढ़ी लिखी थी और उसकी तालीम वाजिबी सी थी। उनके कहकहों में महेश बाबू भी हिस्सेदार था। उनके दरमियान बॉस और कारिंदों के मामले की बजाय दोस्ती का ताल्लुक नजर आ रहा था। इसी असना में एक मुलाजिम चाय के बर्तनों के हमरा वहां पहुंच गया। तमाम को एक एक प्याली चाय की पकड़ाकर उसने बिस्किटों से भरी प्लेट मेरे सामने रखी और वापस मुड़ गया। अचानक ही महेश बाबू का मोबाइल फोन बजने लगा।
स्क्रीन पर नजर दौड़ाकर उसने नागवारी से कॉल मुनक़ता करने वाला बटन दबा दिया, मगर अगले ही लम्हे फिर फोन बजने लगा। कॉल वसूल करते हुए उसने कोफ्त भरे लहजे में कहा, हेलो। शायद किसी नापसंदीदा शख्स या अजनबी की कॉल थी। फिर बोला, क्या? हैरानी भरे अंदाज में कहते हुए उसने दूसरे की बात सुनी और लम्हा भर तवक्कुफ करके मोबाइल फोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए वजाहत की। बोला, वो कह रहा है तुम्हारा फोन बंद जा रहा है, इसलिए उसे मेरे नंबर पर फोन करना पड़ा। शायद दनेश राम को हिदायत देना चाह रहा है। एक इम्कानी सोच मेरे दिमाग में उभरी और मैंने महेश बाबू से मोबाइल फोन लेकर कान को लगाते हुए धीमे लहजे में कहा, हेलो। आवाज आई, कहा था ना, तुम जैसे अनाड़ी और नालायक की हमारे सामने इतनी भी अहमियत नहीं है जितनी एक चूहे की बिल्ली के सामने होती है। हम जब चाहें तुम्हें कुत्ते की मौत मार सकते हैं। दुश्मन स्नाइपर की इस्तेहज़ाई आवाज ने मेरे कानों में गोया पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया। लेकिन साथ ही मुझे हैरानी भी हुई थी कि वो मेरे साथ अंग्रेजी में बात कर रहा था, जबकि महेश बाबू के साथ उसने हिंदी में बात की थी। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि वो हिंदी जानता था या उसके हमरा हिंदी बोलने वाला कोई मौजूद था, और दूसरी बात के ज्यादा इम्कान थे। गहरा सांस लेते हुए मैंने बड़ी मुश्किल से औसान संभाले और दाएं बाएं नजरें दौड़ाता हुआ नरम लहजे में बोला, उम्मीद नहीं थी इतनी देर से पहुंचोगे। उसने कहा लगाया, बोला, देर महेश बाबू का नंबर तलाश करते हुई है। मैंने किलोमीटर भर के फासले पर एक उभरे हुए टीले की तरफ सर घुमाते हुए संजीदा अंदाज में पूछा, अब हकीकत उगलो, क्या चाहते हो? वो मुतकब्बिराना अंदाज में बोला, जिधर देख रहे हो ना, आराम से उसी तरफ चले आओ। मेरे घुटनों को हाथ लगाकर उस्ताद तस्लीम करो और वादा करो कि इसके बाद इंडिया का रुख नहीं करोगे। जिंदगी की भीख दे दूंगा। मैं इश्तियाक जाहिर करते हुए बोला, और इसकी क्या जमानत है कि तुम कहे से फिरोगे नहीं? वो तंजी अंदाज में बोला, एक स्नाइपर को इतना भोला भी नहीं होना चाहिए। ये तीसरा मौका है जो तुम मेरे निशाने पर हो और मैं तुम्हारी खोपड़ी में गोली नहीं ठोक रहा। क्या ख्याल है, बार बार जिंदगी की भीख देने का मतलब क्या हो सकता है? यकीनन यही कि तुम्हारी जबान से अपनी बर्तरी का एतराफ सुनना मेरी जिद है। मैंने कहा, इसके लिए तुम्हारे रूबरू आने की क्या जरूरत है? उसे बात करते हुए मैं एतराफ का जायजा ले चुका था। मैं अपने अकब में चबूतरे की बुनियाद में लेटकर हर समत से महफूज हो सकता था। वो बोला, जरूरत तो है, तुम्हारा एक पुराना दोस्त भी मेरे साथ है, उसे भी तो यकीन दिलाना है कि पास्कल क्या कर सकता है। उसकी बात ने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी थी कि उसके हमरा कोई इंडियन मौजूद था। मैंने गुफ्तगू को तूल दिया, कहा, तो तुम्हारा नाम पास्कल है, वैसे तुमने मुझे ढूंढा कैसे? उसने जोरदार कहा बुलंद करते हुए इस्तेहज़ाइया जवाब दिया। तभी महेश बाबू मुखिल हुआ, बोला, ये कौन है? क्या तुम्हें धमका रहा है? शायद वो अंग्रेजी जानता था या लहजे से अंदाजा लगा लिया था कि कॉल करने वाला कम से कम मेरा दोस्त नहीं हो सकता। मैंने कहा, हम दुश्मन के निशाने पर हैं, तमाम लोग चबूतरे के शुमाली जानिब आड़ लेने की कोशिश करें। महेश बाबू तैश में आते हुए बोला, किसी सूरमा की जुर्रत नहीं कि महेश बाबू पर निशाना साध सके। पास्कल की इत्मीनान भरी आवाज उभरी, इन्हें इतनी जल्दी यकीन नहीं आ सकता। बहरहाल तुम्हारी खातिर मैं इतना कर सकता हूँ कि इन्हें यकीन दिला दूं कि तुम झूठ नहीं कह रहे, आखिर को मेरे शागिर्द बनने जा रहे हो। पास्कल के कानों तक न सिर्फ महेश बाबू की आवाज पहुंच गई थी, बल्कि उसने आसानी से समझ भी लिया था कि वो क्या कह रहा है। इसका साफ मतलब यही था कि उसका मोबाइल फोन स्पीकर पर था और उसके इंडियन साथी ने महेश बाबू की बात का तर्जुमा किया था। मैंने फौरन उसे मना करना चाहा, नहीं, मगर उसी लम्हे महेश के माथे में गोली पैवस्त होकर अकब से निकलते हुए खोपड़ी का बड़ा सा हिस्सा उड़ा कर ले गई। मैंने एकदम चबूतरे से नीचे छलांग लगाते हुए आड़ पकड़ ली। महेश बाबू के आदमी एक लम्हे को तो सुन हो गए थे, उनके वहम गुमान में भी ये सूरत हाल नहीं थी, और फिर एकदम जैसे होश में आते हुए वो हड़बड़ा कर उठे और महेश के तड़पते वजूद को संभालने लगे। पास्कल की इत्मीनान भरी आवाज गूंजी, शायद तुम्हें लग रहा है कि तुम महफूज हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा, मिस्टर पास्कल, मैंने कोशिश की थी कि मामला अफहाम तफहीम से निबट जाए, मगर मिसल मशहूर है कि लातों के भूत बातों से मान जाएं तो उन्हें भूत कौन कहे। वो 100 छितर भी खाते हैं और 100 प्याज भी, तब जाकर उनकी समझ में आता है कि पंगा नहीं लेना चाहिए। वो दांत पीसते हुए बोला, मानता हूँ तुमने ढील देखकर गलती की है, मगर अब तुम पास्कल का असल रूप देखोगे। मैंने कहा, अगर गलती तस्लीम करते हो तो फिर भुगतो। तुंद लहजे में कहते हुए मैंने राब्ता मुनक़ता करके मोबाइल फोन जेब में डाल लिया। उसके साथ ही मेरा दिमाग उस उलझी हुई पहेली को सुलझाने लगा कि आखिर वो किस तरह मेरे हर ठिकाने पर पहुंच जाता था। अचानक महेश बाबू को संभालने वाले अफराद में से एक उछल कर पीछे गिरा और एड़ियां रगड़ने लगा। मैं चीखा, सब आड़ में हो जाओ। वो चौंक कर संभले, मगर उसी दम विक्रम की खोपड़ी से सुर्ख फव्वारा उबल पड़ा। बच जाने वाले दोनों छलांग लगाकर मेरे करीब लेट गए थे। उनकी हट धर्मी ने 2 और जाने ली थीं। अगर वो पहले मेरी हिदायत पर अमल कर लेते तो महेश के अलावा किसी को कुछ न होता। मेरे करीब लेटे हुए अफराद में से एक गैज़ो गज़ब भरे अंदाज में गुर्राया, क्या तुम गोलियां चलाने वाले से वाकिफ हो? मैंने इंकिशाफ करते हुए कहा,
पास्कल नाम का एक इस्राएली स्नाइपर है, बस इतना ही जानता हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।